हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अदिति खत्री साइकोलॉजी क्लासेस। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 से स्टार्ट किया। कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, हाउ टू नेचुरल काइंड एंड हाउ टू सोशल काइंड, पॉपुलर नोशंस एंड इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। काफ़ी साइकोलॉजिस्ट का यहाँ क्या है कंट्रीब्यूशन रहा है। Today we are going to continue chapter 1 and cover some topics and try to understand. So guys, stay tuned with my video. Please don't forget like, share and subscribe my channel. Let us start my video. Guys, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया के अंदर। साइकोलॉजी की रूट निकलती है हमारी फिलोसफी से। पहले भी फिलोसफी से रूट थी और आज भी ये फिलोसफी से निकली है। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट हुई थी फिलोसफी से। ठीक है, फर्स्ट साइकोलॉजी लैब एस्टेब्लिशमेंट की थी 1915 में। सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फिर फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ओपन की गई। फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आती है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, जो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे डॉक्टर एम सेनगुप्ता एंड प्रोफेसर जी बोस, जो वुंट के एक्सपेरिमेंट्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। 1917 में इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की थी, जो पहले पर्सन थे जिन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की थी। डॉक्टर एम सेनगुप्ता ने स्टडी की एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन ऑफ वुंट की। प्रोफेसर जी बोस एस्टेब्लिशमेंट करते हैं इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन 1922। क्यों है? क्योंकि साइको एनालिटिक फ्रॉइड के साइको एनालिसिस पर बेस है। साइको के एनालिसिस पर बेस है। फॉर रिसर्च एंड टीचिंग ऑफ साइकोलॉजी, टू सेंटर वर स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन यूनिवर्सिटी मैसूर एंड पटना, सपोर्टेड बाय यूजीसी, उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ अहमदाबाद। कुछ रिसर्चेस के लिए, टीचिंग के लिए साइकोलॉजी को आगे स्प्रेड किया गया, धीरे धीरे स्प्रेड होती गई। इनके लिए सेंटर्स ओपन किए गए, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये यूजीसी के द्वारा उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में और अहमदाबाद में इनका काफ़ी ज़्यादा स्टैब्लिशमेंट हुआ। फिर 70 यूनिवर्सिटी ने कोर्सेज, साइकोलॉजी के कोर्सेज को ऑफर किया कि धीरे धीरे इंडिया में इतनी फैलती गई कि साइकोलॉजी को अलग अलग यूनिवर्सिटी भी ऑफर करने लगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है दुर्गा सिन्हा बुक। दुर्गा सिन्हा बुक में इन्होंने पब्लिश की 1986 में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला गया। ठीक है, इन्होंने बुक पब्लिश की थी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। ठीक है, फर्स्ट उनकी 4 फेजेस आती है। फर्स्ट फेज आती है टिल इंडिपेंडेंस की, टिल इंडिपेंडेंस। ठीक है, फर्स्ट फेज टिल इंडिपेंडेंस, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, साइको एनालिटिक टेस्टिंग एंड रिसर्चेस। पहले जो साइकोलॉजिस्ट, जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने काफ़ी सारे रिसर्चेस की थी, टेस्टिंग किए, एक्सपेरिमेंट करके देखे। तो इनकी जो पहले तो एक्सपेरिमेंटल बेस थी, टेस्टिंग पर बेस होती थी। सेकेंड फेज आती है टिल 1960 इन एक्सपेंशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो साइकोलॉजी आई उनको एक्सपेंशन किया गया। फिर अलग अलग ब्रांच होगी जिनको हम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। ये ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे कंप्लीट डिटेल में। थर्ड फेज आता है टिल 1970s। प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च है, जो फोकस करती है इंडियन सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है उनको ये चीज़ फोकस करती है कि इंडियन सोसाइटी की कॉन्टेक्स्ट में जो भी प्रॉब्लम है उनको किस तरीके से उनको सोल्व किया जाए, ये बात करता है थर्ड फेज। फोर्थ फेज में आता है जो आफ्टर 1970 के बाद थी ना, वहाँ पे क्या है, रिग्रेट कर दिया गया वेस्टर्न साइकोलॉजी को, और इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि जो भी इन्होंने डेवलपमेंट की थी कि जो भी इंडियन की सोसाइटी के अंदर जो भी पर्सन की प्रॉब्लम्स है उनको एक स्ट्रेस के रूप में देखा गया।
अगर वो प्रॉब्लम हम एक इंडियन फ्रेमवर्क में, अपने कल्चर में और सोशल एलिमेंट में रखकर हम उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करें तो काफ़ी हद तक उनको अच्छे से ट्रीट किया जा सके। ये बात करते हैं फोर्थ फेज। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉग्निटिव ब्रांच। क्या होती है, इन्होंने फोकस किया है मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस होती है हमारी कॉग्निशन, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम वहाँ पे हमारी कॉग्निशन को यूज करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सेकंड आता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या करती है, फिजिकल सिस्टम होता है हमारा, जेनेटिक होता है, हमारा बिहेवियर होता है। फिजिकल सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम किस तरीके से हमारा बायोलॉजिकल वर्क होता है ये बात करता है। जेनेटिक होता है ये, ठीक है। हमारी बॉडी होती है, किस तरीके से हमारी बॉडी काम कर रही है, जितना वर्कआउट कर रहे हैं किस तरीके से हमारा काम कर रही है हमारी बॉडी। ये हमारा सेकंड पॉइंट बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। थर्ड आता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। फोकस करता है लाइफ स्पैन और डिफरेंट एंड एजेस, डिफरेंट एज एंड स्टेज में। कैसे करता है, बच्चा जब जन्म लेता है ना, जब बच्चे का जन्म होता है टिल ओल्ड एज तक भी उसको क्या करता है, डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। हर एज में, हर स्टेज में अलग का डेवलपमेंट होता रहता है। ये कंसेप्शन तो ओल्ड एज तक है, मिड लाइफ स्पैन तक हमारा डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी ये बात करती है। सोशल साइकोलॉजी रिलेटेड है सोसाइटी से। सोसाइटी में रहकर एक पर्सन टू पर्सन एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनका इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है, वो एग्रेसिव शो कर रहे हैं, प्रिजुडाइज शो कर रहे हैं, किस तरीके का बिहेव करते हैं, यहाँ पे इसलिए स्टडी की जाती है सोशल साइकोलॉजी के अंदर। वो फिफ्थ आता है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। फोकस करता है ये फिजिकल फैक्टर पर, जो भी हम जहाँ पे काम कर रहे हैं हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। गर्मी ज़्यादा है तो हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते, सर्दी ज़्यादा है तो हम अच्छे से लिख नहीं पाते, एग्जाम देना है, सर्दी ज़्यादा है, घर से बाहर नहीं जा रहे, लिख नहीं पा रहे। फिजिकल हमारा टेम्परेचर है, अगर इस हिसाब से हमारे इन्वायरमेंटल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसके बिहेवियर पर, इस चीज़ की यहाँ स्टडी करते हैं। सिक्स आता है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी कहते हैं फोकस ऑन साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, हमारी जो मेंटल स्टेट है, हमारी एंजाइटी है, हमारा स्ट्रेस है, उनको इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, हेल्थ साइकोलॉजी ये स्टडी करती है। अब आता है क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग क्या होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकाइट्रिस्ट, इन तीनों में डिफरेंट है। काउंसलिंग क्या बात करता है, काउंसलिंग होती है वो जब हम पर्सन कोई भी अपनी लाइफ में नॉर्मल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम काउंसलर के पास जाते हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। तो काउंसलर क्या काम होता है, काउंसलर का में जो भी एवरीडे लाइफ में हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है उनको शॉर्ट आउट करता है, उनसे बातचीत करता है, थेरेपी अप्लाई करता है, जिनसे पर्सन की अपनी प्रॉब्लम को सोल्व हो जाए, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, क्लिनिकल में मेन डिसऑर्डर्स होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेनिया, सिजोफ्रेनिया, ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है उनको डील करता है, उनको थेरेपी देता है, उनको उनकी चीज अप्लाई करके देखता है कि किस तरीके से उन पर काम कर रहा है, उनको बिहेवियर टेक्निक से अप्लाई किया जाता है, ठीक है। यहाँ बिहेवियर टेक्निक से अप्लाई किया जाता है। साइकियाट्रिस्ट क्या बात करता है, साइकियाट्रिस्ट के पास जो मेडिकल डिग्री होती है वो मेडिसिन देता है, इलेक्ट्रिक शॉक देता है पर्सन को, ताकि उन पर्सन को अच्छे से ठीक किया जा सके। ये होती है तीनों में डिफ्रेंशिएट, ठीक है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या करती है, फोकस करता है मैनेजर और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो भी रिलेशन है, अगर वो रिलेशन खराब भी बता रहा है तो उनको एक काउंसलर होगा, एक वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल काउंसलर होगा वो उनसे बातचीत करवाएगा, आमने सामने बिठाएगा, उसकी एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सुनेगा और एम्प्लॉयमेंट और मैनेजर के प्रॉब्लम को सुनेगा, जिससे क्या है उन दोनों के रिलेशन अच्छे हो जाए, उनके काम करने की कंडीशन है वो भी इम्प्रूवमेंट हो जाए, कैसे कैसे चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो उन दोनों के रिलेशन पे अच्छे से बातचीत करने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एजुकेशन साइकोलॉजी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हाउ पीपल टू ऑल एजेस लर्न, कि हर एज के अंदर पर्सन कैसे सीखता है,
छोटा बच्चा है वो चलना सीखेगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा वो बोलना सीखेगा। मतलब हर एज में अपनी अपनी सीखने का तरीका होता है, हर एज में बंदा अलग अलग तरीके से सीखता है। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशनल काउंसलर का काम है, अगर छोटे बच्चे भी होमवर्क नहीं कर रहे हैं, अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो उससे बातचीत करके उसको काम करने में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वो किस तरीके से उसको काम करना, नए नए मटेरियल यूज़ करेगा, किस तरीके से उसको काम करना चाहिए, उसकी बातें को सुनेगा। मतलब हर एज में अलग अलग होता है। अगर कॉलेज लाइफ में जाए किसी को अपने करियर को चूज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो अच्छे से चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काउंसलर उस पर्सन से अच्छे से बात करेगा, उस स्टूडेंट से, कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसकी बातचीत करेगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको अपनी सब्जेक्ट को चूज करने में उसकी हेल्प करेगा। यहाँ पे एक स्कूल काउंसलर का रोल होता है, एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट का रोल यहाँ होता है। ठीक है, ये होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंड लास्ट पॉइंट है हमारा सेकंड टॉपिक का, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इम्प्रूवमेंट किया जाता है कि स्पोर्ट्सर होते हैं वो अपनी स्पोर्ट्स को अच्छे से डेवलप करने के लिए उनको मोटिवेशन किया जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस हाई लेवल पर लेके जाती है। उनको एक काउंसलर होता है, स्पोर्ट्स काउंसलर, जो उन्हें अच्छे से बातचीत करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उनको मोटिवेशन करता है। यही बात है, इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बाय एनहांसिंग देयर मोटिवेशन। उनको अच्छे से मोटिवेट किया जाता है कि आप इस तरीके से काम करोगे तो आप अच्छे से बेटर अपना स्पोर्ट्स में खेल पाओगे। तो यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी यहाँ कंप्लीट हो। गाइस, हमारी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन। थीम्स क्या होती है, क्या होती है रिसर्च? जब भी कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई थ्योरी को डेवलप कर रहा है तो उसको डिजाइन करेगा, मटेरियल यूज करेगा, रिसर्चेस करेगा और रिसर्चेस करेगा, उसको कंक्लूजन देखेगा और फिर उसको अप्लाई करके देखेगा कि इसका ये रिजल्ट आएगा, है ना। वो होते हैं हमारे थीम्स, रिसर्चेस एंड एप्लीकेशन। तो लेट्स कम टू फर्स्ट पॉइंट। साइकोलॉजी लाइक अदर साइंस अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। क्या बात की है, साइकोलॉजी एक साइंस की तरह है। अब मुझे ये बताओ, साइकोलॉजी हमने पढ़ी है, हमने ये पहले पढ़ा कि साइकोलॉजी क्या होती है। हमने कहा साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। कैसे करते हैं माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी? ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे, कैसे करते हैं, हमें ये बात करनी है। तो यहाँ पे अब बात आती है साइंस की। साइंस क्या कहते हैं? साइंस एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, जनरलाइज करते हैं, कि कंक्लूजन निकालते हैं कि ऐसा हम करेंगे तो इस तरह का रिजल्ट आएगा, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। ये होती है हमारी। तो साइकोलॉजी क्या कहती है, हम दोबारा आते हैं इस पॉइंट पे, कि साइकोलॉजी लाइक अदर साइंस अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, कि पर्सन का जो बिहेवियर है वो मेंटल प्रोसेस के जरिए किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वो काम कर रहा है। उस पर रिसर्चेस की जाती है, एक कंक्लूजन ड्रॉ करके सपोर्टिव डाटा अप्लाई किया जाता है कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। ठीक है, रिसर्चेस करेंगे, उस पर तरह तरह डाटा को कलेक्शन करेंगे अलग अलग तरीके से, फिर फाइनली कंक्लूजन निकलेगा, फिर हम उस पर्सन पर अप्लाई करके देखेंगे। ये कहता है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आता है थीम, ह्यूमन एक फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन एनवायरनमेंट। बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन पर्सन एनवायरनमेंट। ये कर्ट लेविन ने एक फॉर्मूला दिया था, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा ईच पर्सन का बिहेवियर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, कोई पर्सन का बिहेवियर अलग होता है, किसी का कुछ होता है। ठीक है, हर पर्सन की फीचर अलग होते हैं, हर पर्सन के एप्टीट्यूड अलग होगा, एनवायरनमेंट भी अलग होगा। ठीक है, इंटरेस्ट अलग होगा, उसकी कैरेक्टराइजेशन अलग होगी, नेचर अलग होगा। ठीक है, अलग अलग होती है सबकी। तो उनका फंक्शन इसी से ही इनको डिफाइन किया है कि हर पर्सन का बिहेवियर अलग है तो उसका एनवायरनमेंट भी अलग अलग है। ठीक है, और उसके बाद हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट क्या कहती है। हेरिडिटी में क्या होता है, हमारा बायोलॉजिकल, किसी की आइज, पर्सन की आइज मैच होती है, किसी का नेचर मैच होता है, किसी का रंग चलना, रंग का पता चलता है कि किस पे है, किसी के बॉडी स्ट्रक्चर का पता चलता है कि वो इस जैसा बंदा है।
ठीक है। फिर इन्वायरमेंट आता है, इन्वायरमेंट की क्या, वो इन्वायरमेंट में डलता है, उसके काम करने के तरीके भी बदल जाते हैं। इन्वायरमेंट के साथ जब घुल जाता है कोई पर्सन तो उसके काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। ये हमारी सेकंड थीम कंप्लीट होती है। थर्ड थीम आती है ह्यूमन बिहेवियर इन ट्रस्ट। हर ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो किसी ना किसी कारण से होता है, किसी ना किसी वजह से होता है। ठीक है। जैसे आपने किसी आइसक्रीम वाले को देखा और आपको आइसक्रीम खानी हो, आपने अपनी फेवरेट आइसक्रीम देख ली, आपको कौन वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है, ठीक है, आप बहुत खुश। अब यहाँ खुश होना क्या है, क्योंकि आपने वो आइसक्रीम खाई, खाने के बाद क्योंकि वो आपको पता था कि ये मैंने खा रखी है पहले, इसका टेस्ट वैसा है। मतलब बहुत से कारण होते हैं किसी भी बिहेवियर का। आप खुश होगे, आप ज़्यादा कूदोगे, खेलोगे उस आइसक्रीम को देख के। सेकेंड एग्जाम्पल ले तो कोई बच्चा है, ठीक है, वो स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, अपने पढ़ाई को पूरा ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम बहुत से कारण कैसे हो सकते हैं। या फिर उसको जबरदस्ती स्कूल में बिठाया गया है, उसके पेरेंट्स उनको थप्पड़ मार के आज लेके आए स्कूल में, या फिर वो ये सोच रहा होगा कि रिसेस कब होगी, कब मैं लंच खाऊंगा, उसको भूख लगी होगी तो वो ये सोचेगा, या ये सोचे कब स्पोर्ट्स का पीरियड आएगा तो मैं अपने आप को खेलूंगा, मतलब किस तरह से मैं अपने गोल्स को पूरा करूंगा, है ना। पढ़ाई के बारे में कोई पर्सन पढ़ाई के बारे में सोच रहा होगा कि मुझे आज घर जाके ये होमवर्क करना है। तो एक पर्सन का ह्यूमन बिहेवियर का अलग अलग बिहेवियर होता है किसी भी कारण का, और कोई भी कोज एक नहीं होता, मल्टीपल कोज हो सकते हैं। तो लेट्स कम विद फोर्थ पॉइंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टिव। कल्चरली कंस्ट्रक्टिव में क्या है, मोस्ट साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड मॉडल्स में एंड यूरो अमेरिकन नेचर में इन्होंने कहा कि जो भी हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है ना, वो अलग अलग कल्चर से होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारा जो कल्चर है वो आप समझ पाए। कल्चरली बाइसनेस आती है, जेंडर में बाइसनेस आती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये कही गई है कि जो भी हमारे साइकोलॉजिकल थ्योरीज है, मॉडल्स है, वो हमारे कल्चर पर उतना इफेक्ट नहीं डालती है। सबके कल्चर अलग अलग होते हैं और हमारा कल्चर अलग है तो वेस्टर्न का अलग कल्चर है, तो यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है इस चीज़ का कि कल्चर, अगर उनका कल्चर यहाँ है तो हम पे वो चीज़ फॉलो होगी, हम पे वो चीज़ें अप्लाई हो सकती है, हम पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, मेल पर्सपेक्टिव बेस्ड, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजी साइंटिस्ट है ना वो मेल है, फीमेल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेल पर्सपेक्टिव से ही सोचते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, मेल अपने ही पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, फीमेल के पर्सपेक्टिव से नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है। लेट्स कम विद थीम नंबर 5 एंड लास्ट। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। कैसे? अब ह्यूमन बिहेवियर क्या करता है, कोई भी सिचुएशन होती है वो कंट्रोल करता है, मतलब कोई भी काम कर रहा है ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। जैसे किसी बच्चे ने ना चोरी करी है तो हम उसको, आज के टाइम में कोई डांटता नहीं है बच्चे को, उसको प्यार से समझाने की कोशिश करती है, बेटा अगर आप ऐसी चोरी नहीं करो, चोरी करना गलत बात है या झूठ बोलना गलत बात है। अगर किसी बच्चे ने झूठ भी बोला तो हम उसको समझाते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गंदी बात है, गलत बात है, जो भी बात है हमसे शेयर करो, हमें सच ही बताओ। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे हम उसको समझा के उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं, एक उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको समझाते हैं, यहाँ पे उसको मॉडिफाई करते हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं। और हमने उसको समझा दिया, उसका रिजल्ट भी हमें उसका स्कूल मिल गया, और अदर पर्सन है जो हमारे सामने झूठ बोल रहा है, तो हम ये सोचेंगे कि हम भी वो चीज़ अप्लाई की थी पहले, वो आज भी हम अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो पर्सन का जो हमने अप्लाई करके देखा, हमें उसका कंक्लूजन 100% मिला, क्योंकि हमने उस पर्सन को क्या है, कंट्रोल किया था, कंट्रोल करके हमने उसको अंडरस्टूड किया कि नहीं बेटा अगर झूठ बोलोगे तो अच्छी बात नहीं है, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। हम उसको कंट्रोल करके हमने उसको प्यार से समझाया। ठीक है, तो हमने यही चीज़ दूसरे पर्सन पर भी अप्लाई की
और हमें एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल मिला। जरूरी नहीं है कि हमें साइकोलॉजिकल फील्ड के ही हैं तो हमें वो चीज़ करनी है। हमने जो चीज़ हमने अपनी तरफ से जो अप्लाई की है, हमने वही दूसरी तरफ से भी अप्लाई दूसरे पर्सन पर भी करी। तो गाइड हमारा आज का टॉपिक्स यही खत्म होते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो गाइड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।